गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेफरेंस शेयर्स इन द सब्सिडरी कंपनी। कल हमने पढ़ा था डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, उसका ट्रीटमेंट हमने किया था। तो प्रेफरेंस शेयर्स का हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स का हम क्या करेंगे? हम होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल को ही दिखाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, चाहे वो इक्विटी है चाहे वो प्रेफरेंस है। सब्सिडरी कंपनी की हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। तो जो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी सब्सिडरी कंपनी की, तो हम उसका क्या करेंगे? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका कि इफ द होल्डिंग कंपनी होल्ड प्रेफरेंस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी, यदि हम सब्सिडरी कंपनी के भी प्रेफरेंस शेयर्स भी परचेज कर लेते हैं, जैसे हम इक्विटी करते हैं और हमने कल डिवेंचर्स के केस में भी किया था, तो ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, इक्विटी की पेड अप वैल्यू और प्रेफरेंस की पेड अप वैल्यू दोनों ऐड कर लेंगे और उसकी एडजस्टमेंट हम कहाँ पे करेंगे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल निकालते टाइम हम कर लेंगे। अमाउंट प्रेफरेंस शेयर्स को कितना दिया गया वो किसके साथ मर्ज कर लेंगे, जैसे हम इक्विटी शेयर का करते थे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे हम इक्विटी शेयर्स के केस में करते थे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल निकालते टाइम गुडविल और कैपिटल रिजर्व में जितने हमने कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, जितने हमने कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल में हम उसको एडजस्ट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर की तरह सेम ही। बाकी जो रिमेनिंग शेयर बचेंगे हमारे, उसको किस में ऐड कर देंगे? माइनॉरिटी शेयर होल्डर में हम उनको क्या कर देंगे? आउटसाइडर जो शेयर होल्डर रहेंगे उनको हम कहाँ पे कंसिडर कर देंगे? माइनॉरिटी शेयर होल्डर में कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका जो एक्रूड डिविडेंड है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। हमें वो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। हमारे पास रिवेन्यू प्रॉफिट आ गया, उस रिवेन्यू प्रॉफिट में से हमें सबसे पहले एक्रूड डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर का माइनस करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो रिवेन्यू प्रॉफिट बच गया हमारा होल्डिंग कंपनी में जाएगा, जितने परसेंट हमने इक्विटी शेयर खरीदे हुए हैं और जितने हमने हमारे माइनॉरिटी में है। तो हमने क्या कर लिया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए हमने कितना निकाल लिया? 10,000 रुपए। उसके बाद रिवेन्यू प्रॉफिट आया हमारा। तो ये 10,000 रुपए हम कहाँ पे लिखेंगे? मान के चलते हैं हमने 50% शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स भी परचेज किए हुए हैं होल्डिंग कंपनी ने, तो 10,000 का 50% वो हम कहाँ पे ऐड करेंगे? हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस है होल्डिंग कंपनी का, जैसे हम रिवेन्यू प्रॉफिट करते हैं, ऐड हम क्या कर देंगे? डिविडेंड फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से वो 5,000 रुपए हम ऐड कर देंगे। बाकी जो 5,000 रुपए रह गए हमारे, हम उसको कहाँ पे ऐड कर देंगे? माइनॉरिटी शेयर होल्डर में ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे? रिवेन्यू प्रॉफिट निकालने से पहले डिविडेंड को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो वो अमाउंट आया है उसको हम कहाँ पे शो करेंगे? उस अमाउंट को हम कहाँ पे शो करेंगे? माइनॉरिटी शेयर होल्डर में जितने परसेंट हमारे प्रेफरेंस शेयर बचे हुए हैं, जितने होल्डिंग कंपनी ने शेयर खरीदे हुए हैं, उतना परसेंट हम रिजर्व एंड सरप्लस में उसको डाल देंगे। उसके बाद यदि नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि यदि हमारा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड है वो काफ़ी 2-3 सालों का एरियर है सब्सिडरी कंपनी में, तो क्या हो जाएगा? वो कोम्युलेटिव हो जाएगा हमारा। कोम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मींस जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, आप लोगों ने टाइप में भी पढ़ा होगा कि हमारे एक कोम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। मींस यदि हमें इस साल डिविडेंड नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर हमें प्रीवियस का और करंट दोनों का ही डिविडेंड हमें मिल जाएगा। तो ये प्रोविजन हमें बना के चलना पड़ेगा। उसके लिए एग्जिस्टिंग रिजर्व यदि सब्सिडरी कंपनी ने बनाए हुए हैं तो सबसे पहले उनकी हमें क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद यदि कंपनी क्या है? लॉस में है, तो ये बनाना पड़ेगा किस केस में? यदि कंपनी प्रॉफिट में है। यदि कंपनी लॉस में चल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है उसका, तो कोई भी प्रोविजन हम नहीं बना पाएंगे प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आप लोगों को इस क्वेश्चन से काफी कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। हम वही ट्रीटमेंट करेंगे इसका भी, इक्विटी शेयर होल्डर का जो करते हैं, बस इसके जो डिविडेंड है उसका हमने थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट होगा।
इस क्वेश्चंस में हम वो कर लेते हैं। बैलेंस शीट दी हुई है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की, 31 मार्च 2016 की दी हुई है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच फुली पेड अप 50 लाख रुपए और 8 लाख रुपए। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख सब्सिडरी कंपनी। जनरल रिजर्व 15 लाख रुपए 1,90,000 रुपए। प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर, देखो इन्होंने लिख दिया बिफोर अप्रोप्रिएशन फॉर डिविडेंड, डिविडेंड देने से पहले कितना है, 1,74,000 रुपए। नॉन करंट लाइबिलिटी 10% डिवेंचर 1 लाख होल्डिंग कंपनी के हैं। करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल 6,50,000 3,26,000। एसेट्स में हमारे पास है इन्वेस्टमेंट इन 75% इक्विटी शेयर। परचेज कब किए हैं, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा यही है 1/4 को स्टार्टिंग में ही किए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, पूरे साल का जो हमारा प्रॉफिट होगा वो रिवेन्यू नेचर का ही होगा। उस पूरे साल जो करंट ईयर का हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा कि इसमें से कितना कैपिटल का पार्ट है कितना रिवेन्यू का है। तो ये 1/4 दिया हुआ है हमारे पास। तो हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा रिवेन्यू नेचर का होगा। 7,50,400 के खरीदे हुए हैं। 20% प्रेफरेंस शेयर्स भी खरीदे हुए हैं 42,000 रुपए में। करंट एसेट इंक्लूड 40% इन्वेंट्री परचेज्ड फ्रॉम एच लिमिटेड। परचेज फ्रॉम एच लिमिटेड से कितना खरीदा हुआ है, 40,000 रुपए में खरीदा हुआ है। और जो प्रॉफिट का पार्ट दे रखा है, जो ये 40 परचेज फ्रॉम एच लिमिटेड, सब्सिडरी कंपनी ने 40,000 रुपए का माल खरीदा हुआ है। और उस 40,000 में देखो इन्होंने लिख भी दिया एच लिमिटेड सेल्स गुड्स एट प्रॉफिट 33.33%। मीन्स इस 40,000 के अंदर 33.33% हमारा क्या है, प्रॉफिट है। अनरियलाइज प्रॉफिट में हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। उससे पहले हम इसकी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2015 एस लिमिटेड जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस सो बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व 1,10,000, प्रॉफिट एंड लॉस 70,000 आफ्टर अप्रोप्रिएशन फॉर डिविडेंड। देखो ये इन्होंने लिख दिया। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि देखो 1 तारीख 2015 अप्रैल 2015 को आप लोगों का जो बैलेंस दिया होगा वो सारा क्या होगा, कैपिटल नेचर का होगा। ये कैपिटल नेचर का है 1, 10 और 70। यदि करंट ईयर के प्रॉफिट में से भी कैपिटल का कुछ पार्ट आता है तो हम उसमें ऐड कर देंगे। यदि यहाँ पे ये वर्ड नहीं होता आफ्टर अप्रोप्रिएशन फॉर डिविडेंड, तो हमें 1, 10 और 70 में से जो डिविडेंड्स का अमाउंट है हमें वो माइनस करना पड़ता, बट इन्होंने माइनस किया हुआ है। Prepare the consolidated balance sheet at 31st March 2016 assuming that H Limited sells goods at a profit 33.33% on cost। तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, करंट ईयर का हमारा प्रॉफिट कितना है। करंट ईयर का प्रॉफिट मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे जो हमारा करंट ईयर का, इस क्वेश्चन में जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा वो सारा कौन सी नेचर का होगा, रिवेन्यू नेचर का होगा। वो रिवेन्यू नेचर का क्यों होगा, क्योंकि हमने शेयर्स कंपनी के कब खरीद रखे हैं, 1 अप्रैल 2015 को हमने परचेज किया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना दिया हुआ है, आप लोग बैलेंस शीट में जाओ। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का 1,74,000 दिया हुआ है। हमने यहाँ पे लिख दिया 1,47,000। एड टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1,90। स्टार्टिंग में कितना था, 1,10। स्टार्टिंग में जो जनरल रिजर्व था वो 1,10 था, लास्ट तक जाते जाते वो 1,90 हो गया। मींस उसमें कुछ अमाउंट हमने ऐड किया, कितना किया, 1,90 में से हम 1,10 माइनस कर देंगे 80,000। इन दोनों का हमने क्या कर दिया, टोटल कर दिया 2,54,000 रुपए। अब इस 254 में से आप लोग क्या कर दोगे, ओपनिंग बैलेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस का वो माइनस कर दोगे। हमारे पास जो प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो करंट ईयर और प्रीवियस का जो बैलेंस था वो सारा है। यदि हम प्रीवियस बैलेंस जो हमारे पास है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 70,000, 254,000 में से हम 70,000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का प्रॉफिट 1,84,000 रुपए हमारे पास आ गया है।
बट हमारे पास डिविडेंड देना है हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 8% है। रेट कितनी होगी 8%, अमाउंट कितना है 2 लाख। 2 लाख का 8% हम करेंगे, 2 लाख का 8% हम यहाँ से कर देंगे 16,000 रुपए, 184 में से माइनस कर दिया। यहाँ पे ये नया पॉइंट है, बस प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड 16,000 हमने माइनस कर दिया, तो आप लोगों का जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 1,68,000 रुपए। ये सारा का सारा रिवेन्यू नेचर का है। ये सारा कौन सी नेचर का है, रिवेन्यू नेचर का है। तो इस रिवेन्यू नेचर में होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में कितना हम ऐड करेंगे, हमने शेयर कितने खरीदे हुए हैं इक्विटी 75%, तो 1,68,000 का 75% हम कर देंगे, 1,26,000 होल्डिंग कंपनी के में दिखाएंगे। बाकी जो बच गए 1,68 में से 1,26 आप लोग माइनस कर दोगे, बाकी जो बैलेंस बच गया आप लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब आप लोग निकालोगे तो वहां आप लोगों को ये अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जो ये 16,000 रुपए हैं डिविडेंड के, ये किसको मिलेंगे, जिसके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो हमारी कंपनी ने भी 20% खरीदे हुए हैं, है ना। ये 16,000 किसको मिलेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बट हमने भी 20% इसके खरीदे हुए हैं प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसमें से भी हमें कितना परसेंट पार्ट मिलेगा, 20% पार्ट मिलेगा। तो इसका 20% पार्ट हम कर देते हैं 3200 रुपए। तो हमारे होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में अब क्या क्या ऐड हुआ, 1,26 तो ये ऐड होगा, 1,68 में से इक्विटी शेयर्स का पोर्शन है, और 16,000 में से 20% ये, तो ये हमारी कंपनी के प्रॉफिट में हम इनको ऐड कर देंगे। देन उसके बाद आप लोग इनको अलग अलग से भी शो कर सकते हो, रिजर्व एंड सरप्लस बनाओगे, या इन दोनों को ऐड करके भी शो कर सकते हो। कैपिटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा मैंने आप लोगों को बताया था। 1 अप्रैल को जीआर का जो बैलेंस है, जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है, हम वो ऐड कर देंगे। 1, 10 और 70,000 दिया हुआ था, 1,80,000 रुपए हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल हमने ये निकालना है। अमाउंट पेड फॉर 75% एक्वायर इक्विटी शेयर, कितना पेड किया, 7,50,400 इन्वेस्टमेंट में दिया हुआ है। अमाउंट पेड फॉर 20% एक्वायरिंग प्रेफरेंस शेयर्स कितना दिया, 42। टोटल पेमेंट कितनी की, 7,92,400 रुपए लेस 75% इक्विटी की वैल्यू। इक्विटी की वैल्यू कितनी थी, इक्विटी शेयर्स देखो कितने के हैं, 8 लाख रुपए का 75 आप लोग कर दोगे, कितना आ गया, 6 लाख रुपए। कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपए। तो हमारा इक्विटी की पेड अप वैल्यू कितनी है, 6 लाख रुपए। ऐड हम क्या करेंगे, पेड अप वैल्यू ऑफ 20% शेयर्स, 2 लाख का 20% आप लोग प्रेफरेंस के, हमने 20% शेयर्स खरीदे हैं, तो 20% इसका कितना आ गया, 40,000 रुपए। ऐड हम इसमें क्या करते हैं, इक्विटी शेयर वाले इस पोर्शन में ऐड हम क्या करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट हमारा था 1,80,000, इससे पहले ही हमने निकाला है। इक्विटी शेयर्स हमने कितने परचेज किए हैं, 75% इसका हम निकाल देंगे 1,35, 6,40,000 और 1,35 का टोटल कितना आ गया, 7,75,000। तो हमारे पास प्लस में बैलेंस कितना आ गया, 17,400, ये हमारे पास प्लस में आया है। मीन्स हमारे पास क्या आ गया, ये गुडविल आ गया हमारे पास 17,400 इंटेंजिबल एसेट्स में। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम इसको क्या कर देंगे, शो कर देंगे। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अब आप लोगों ने इसमें देखना है इसमें क्या रहेगा। पेड अप वैल्यू 25%, इक्विटी शेयर होल्डर कितने बचे हैं, 25%, 8 लाख का 25% 2 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने बचे हैं इनके पास, 2 लाख रुपए हैं, 80% है, 1,60,000। शेयर इन प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड में से माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कितना मिला है, 80% मिलेगा। 16,000 थे, उसका 80% करो, 12,800, 3200 रुपए हमारे होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में ऐड होगी। देन उसके बाद जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस, और 20% 25% जनरल रिजर्व का जो क्लोजिंग बैलेंस है, और 25% हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा जो निकला है प्रेफरेंस की पेमेंट करने के बाद, प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट करने के बाद। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 25% वैल्यू निकाल लो, 80% प्रेफरेंस की वैल्यू निकाल लो, शेयर्स डिविडेंड कितना मिला है 12,800, रिवेन्यू प्रॉफिट का 25% कर दो, 1,68,000 था हमारा,
कैपिटल प्रॉफिट का 25% आप लोग कर दो, कितना आ गया उन सबको आप लोग क्या कर दो, टोटल कर दो। आंसर दोनों में ही क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों मेथड से आप लोगों का सेम आंसर आएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूडिंग इन इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री जो ये 40,000 रुपए का अमाउंट था, इसमें कितने परसेंट हमारा प्रॉफिट कंसीडर था, 33.33% था। तो इसकी हम कैलकुलेशन कर देंगे, इसकी हम क्या कर देंगे, ये कैलकुलेशन कर देंगे। कैलकुलेशन करने से हमारा इस वैल्यू के अंदर 40,000 के अंदर 33.33 वैल्यू क्या है, इंक्लूडिंग है। तो उसका मतलब क्या होगा कि यदि हमारी सेल 133 रुपए 33 पैसे है तो प्रॉफिट कितना होगा, 33 रुपए 33 पैसे, और 40 रुपए है। तो ये कैलकुलेशन हम कर देंगे। तो कितना आ जाएगा अमाउंट, 10,000 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट का। तो इस 10,000 का हम क्या करेंगे, होल्डिंग कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, इन्वेंट्री में से, एसेट साइड में से 10,000 रुपए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये है हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की सीधा 50 लाख लिखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट आप लोग देखो, जनरल रिजर्व हमें 15 लाख दिया हुआ है, होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस 6 लाख रुपए दिया हुआ है, शेयर इन एस लिमिटेड रिवेन्यू प्रॉफिट 126 तो एक था, अलग से यदि आप लोगों ने लिखना हो रिवेन्यू पार्ट ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट 126 था। अमाउंट रिसीव्ड एज ए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना था, 3200 रुपए, अलग से लिख सकते हो, दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हो। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना था, 10,000, इसका आप लोग टोटल कर दोगे, 15 लाख और 7 19, 22,19,200 हमारा क्या आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में हम लिख देंगे, इसका नोट्स टू अकाउंट ऊपर चढ़ा देंगे। माइनॉरिटी का हमने वर्किंग नोट बनाया था 459 800 रुपए का। देन उसके बाद लॉन्ग टर्म में डिवेंचर्स थे हमारे होल्डिंग कंपनी के, एज इट इज आ जाएंगे। ट्रेड पेबल थे हमारे एच लिमिटेड और एस लिमिटेड के, दोनों का बैलेंस करके दोनों को ऐड करके लिख देंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स में, दोनों की ऐड कर देंगे, 55 और 12 लाख। इंटेंजिबल एसेट्स में हमारा गुडविल का अमाउंट आया था 17,400। करंट एसेट्स में हम क्या कर देंगे, यदि इन्वेंट्री अलग से नहीं है तो दोनों की करंट एसेट को ऐड कर देंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट को हम उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमारे पास ये हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक था नया, जो एक पॉइंट ऐड हुआ है कि यदि प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है सब्सिडरी कंपनी के पास, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, जितने परसेंट हमने खरीदे हैं उसका वही कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल के हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर देंगे, जैसा इक्विटी शेयर होल्डर का किया था। यदि प्रेफरेंस डिविडेंड को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला है तो उसमें से हमें कितना मिलेगा, जितने परसेंट हमने शेयर खरीदे हैं हमारे रिवेन्यू प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो सारा का सारा किसका होगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर का होगा। आज का हमारा ये पॉइंट था। आप लोगों का ये पॉइंट होने के बाद आप लोगों का 90% ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 2 या 3 पॉइंट रहते हैं, 2 या 3 पॉइंट ही रहते हैं, उसके बाद आप लोगों का ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। आप लोगों की कोई क्वेरी होगी तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। यदि आप लोगों की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय सभी को, थैंक यू।